मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी के 30 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन है करके सीखना, परियोजना विधि द्वारा सीखना और सहयोग से सीखना। थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण और रैंकिंग के द्वारा जो प्रगतिशील शिक्षा होती है। व्यक्तिगत अधिगम क्षमता समूह बनाना और छात्रों की लेबलिंग करना। चौथा ऑप्शन है परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना और रैंकिंग करना। तो सही जवाब है इसका ए आंसर। प्रगतिशील जो शिक्षा होती है, ऐसी शिक्षा होती है जिसमें बच्चों के जो बच्चों का जो मूल्यांकन होता है वो उनकी गतिविधियों और कार्यों से करते हैं। ऐसी शिक्षा से जो होता है बच्चों में एक सेल्फ ज्ञान विकसित होता है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो आप ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन देखिए सही से, ध्यान से ऑप्शन देखिए और फिर उसको जो आपको समझ में आता है कि ये नहीं है उनको काट दिया करिए। जैसे कि क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इसी प्रकार की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? तो बच्चों में कौन सा गंभीर प्रश्न गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो जब हम बच्चों को अब हम आप कहेंगे कि आप बच्चों को इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं और कोई और भी तरीका है इसका सॉल्व करने का, तो इसमें बच्चा किसी और तरीके के लिए सोचेगा। तो इसका आंसर डी है। बाकी आप ये ऑप्शंस वैलिड नहीं करते। अगला क्वेश्चन, कार्ल कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्न में से किसे माना जाता है? कोलबर्ग ने जो है नैतिकता का सिद्धांत दिया था, मोरल डेवलपमेंट वाली बात कही थी, उसी को ध्यान में रख के आंसर देना है। तो उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में एक संयोग का समर्थन किया था। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षा प्रक्रियाएं हैं। ये नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। और डी है, उसका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। तो सीधा सीधा इसका जवाब है ए। उनके जो सिद्धांत में जो संज्ञानात्मक जो परिपक्वता है, परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी, और नैतिक परिपक्वता मतलब मॉरल मैच्योरिटी के बीच में जो है एक संयोग जो होता है, एक सामंजस्य विकसित होता है उसी। चलिए चौथा क्वेश्चन, कक्षा में सृजनात्मक और प्रगतिशील बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। प्रगतिशील बच्चे ऐसे बच्चे जिनके कार्यों को मूल्यांकन हम करते हैं उनके गतिविधियों के द्वारा। सृजनात्मक और प्रगतिशील बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। बी है, उनके अधिक समय दिए जाने पर। और सी है, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। और उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो इसका जवाब है ए। सिंपल, ये बिल्कुल सिंपल सा जवाब था इसका। अगला क्वेश्चन, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा में माहौल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता तथा उनका उपयोग करता है। सी है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वो मुख्य धारा की भाषा सीख सके। डी है, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। इसका आंसर है बी। जब सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से वंचित जो पृष्ठभूमि के बच्चे होंगे को एक कक्षा में सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान के महत्व जब आप देंगे तभी तो वो बेचारे उस कक्षा में पढ़ पाएंगे। तो उनके भाषाई को महत्व देना होगा तथा उनके उपयोग भी करना होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरीके से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। तो ये तो जवाब इस तरीके क्वेश्चंस का जवाब तो तुरंत ना कर दें। वो कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं
और वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। बच्चा अगर क्लास में बैठा है और वो फोकस्ड है, और जब वो फोकस है तो इस चीज़ के आधार देखेंगे कि अगर जब वो बच्चा फोकस होगा तो वो अपने टीचर से क्वेश्चंस पूछेगा, स्पष्टीकरण मांगेगा कि ये ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण क्या है। ठीक है। अपनी कक्षा की वो अभिनेताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए शिक्षक शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। बच्चों को उनको अंकों के आधार पर अलग अलग कर उनको नामित करें, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, और विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो ये तो ऑप्शंस नहीं हो सकता। अलग अलग उनके नामित करें, ये भी नहीं हो सकता। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके सभी के लिए समान तरीके नहीं हो सकते। तो बच्चों से आप बातचीत करें और उनका दृष्टिकोण जानें कि वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से समझना चाहते हैं, उनके अंदर किस तरीके की समझ विकसित है, उसी के आधार पे हम बच्चों को पढ़ाएंगे। तो शिक्षक को बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को भी महत्व दें। अगला, सुनने में असमर्थ बच्चा जो होता है वो क्या होता है? तो ऑप्शंस हैं, श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ये भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं, मतलब ऐसे स्कूल में भेजना चाहिए जो इन्हीं के लिए बने हों। बी है, केवल एकेडमिक शिक्षा देनी चाहिए, के स्थान पर के केवल एकेडमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त शिक्षा सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं, और अनियमित विद्यालय में उसे अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकता। तो हम सभी देख रहे हैं कि इसका सही जवाब जो है वो सी है। उसे नॉर्मल स्कूल्स में ही भर्ती कराना चाहिए। वो नॉर्मल स्कूल में भी अच्छा पढ़ सकता है, अच्छा कर सकता है, अगर उसे वहाँ पे एक अच्छी सुविधा और एक साधन उपलब्ध कराए जाए। सुनने में असमर्थ है बच्चा, तो उसे जो है साइन लैंग्वेज वाले जो टीचर है अगर आप उपलब्ध करा देंगे तो वहाँ पे पढ़ने लगेगा, अच्छा पढ़ेगा। ठीक है। भारत में अधिकांश कक्षाएं जो है बहुभाषी होती हैं, और इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो समस्या के रूप में तो नहीं हो सकता, परेशानी के रूप में नहीं हो सकता, बाधा के रूप में, इसे एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि बहुभाषी कक्षाएं हैं, बहुत अलग अलग भाषा के लोग हैं। कोई इंग्लिश जानता है तो कोई हिंदी जानता है तो कोई अन्य भाषा जानता है, तो इसे एक अच्छी संसाधन के रूप में देखना चाहिए। लिंग क्या है? जैविक सत्ता है, शारीरिक संरचना है, सहज गुण है, सामाजिक संरचना है। तो इसका आंसर है 4 नंबर। लिंग जो है वो सामाजिक संरचना है, समाज के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कौन लड़की है कौन लड़का है। ठीक है। निम्नलिखित में से 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा जो है समृद्ध शिक्षा प्रोत्साहित करती है? ऑप्शंस हैं, वो कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। तो इस तरीके की शिक्षा में समग्रता तो नहीं आएगी, इसे समग्र शिक्षा नहीं कह सकते कि आप सामग्री को बचाए रखें। वो कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां कोने हों, और विभिन्न प्रकार के बाल जो साहित्य हैं वो एक सेल्फ अलमारी में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार खोला जाए और बाहर लाया जाए। पाठ्यक्रम सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजना अधिगम वाली कक्षा। तो इसका आंसर है 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन है, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। वो शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। एक शिक्षक को पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। आराम के लिए जगह बनाना, और जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो इसका आंसर है 4 नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। कोई भी सहायता न देकर के बच्चों को अपने आप निर्वाह करना सीखे। उस पर एक भाषण देकर, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। तो जटिल परिस्थिति में को संसाधित करने के लिए शिक्षक जो है बच्चों की सहायता प्रतियोगिता के माध्यम से कर सकता है। प्रतियोगिता उनके बीच में रख सकता है और जो सबसे पहले कार्य करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। ठीक है। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए। जैसे भी नहीं आ जाए उसे तुरंत आप समझ लीजिए ये ऑप्शन में नहीं होगा। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। ये भी ऑप्शन गलत है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखा जाना चाहिए। हाँ, यही आंसर है इसका। बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसका सी आंसर है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। आंशिक रूप से बच्चा जो थोड़ा हल्का फुल्का देख सकता है, उसकी आंखें कमज़ोर हैं, तो उसे नॉर्मल स्कूल में ही, जैसे हम लोग आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, उसी स्कूल में उनको एडमिशन कराएं और बाकी उनके साथ थोड़ा सा जो है उनके साथ कुछ चीज़ें रिबेट करी जाए कि ताकि बच्चा सही से पढ़ाई कर सके। तो क्लास के सबसे आगे वाली सीट में आप चेयर में बैठा सकते हैं और उसको थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ा सकते हैं। अगर बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है तो तुरंत ना मिटाएं, थोड़ा टाइम लें, उसको लिखने का पूरा मौका दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एक आयामी है, विकास पृथक होता है और विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। आंसर है ए, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में एक भूमिका निभाता है। निम्नलिखित इनमें से कौन सा सिद्धांत कार्य ये मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ये मैस्लो ने कहा है। मैस्लो ने कहा है कि बच्चे जो है अपनी जो एक विकास है, जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया बढ़ती जाती है उनके सीखने की क्षमता भी बढ़ती जाती है और वो अथक प्रयास से किसी भी चीज़ को करते हुए वो सीखते हैं। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही मातृभाषा दूसरी भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? आंसर, अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक और अत्यधिक शुद्धता। आंसर है 3 नंबर, विकासात्मक। बहुबुद्धि का सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि ऑप्शंस हैं, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धिमत्ता का मापन संभव नहीं है। ये सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। ये केवल अब्राहम मेस्ला के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन को आधारित है और ये निर्धारित महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के सुसंगत नहीं है। विशिष्ट परिस्थितियों के आप जानते हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंस में 8 प्रकार के इंटेलिजेंस की बात कही है। गार्डनर का सिद्धांत है ये, गार्डनर ने ये सिद्धांत दिया है। 8 प्रकार के सिद्धांत है, 8 टाइप के, जिसमें अगर विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धिमत्ता का मापन संभव नहीं है। आंसर है सीबीएसई द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प को चुनना है हमें। क्वेश्चन है, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है कि
वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें और सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। गुड स्कोर जो है, श्रेणियां मतलब अच्छे मार्क्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। वो बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें और किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें कि विद्यालय द्वारा जो भी प्रदान किया जा रहा है वो सब सही है। तो इसका आंसर है बी नंबर, सक्रिय भागीदारिता निभाएं। स्टर्नबर्ग का बुद्धि का जो त्रिस्तरीय सिद्धांत किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है व्यवसायिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि और गणितीय बुद्धि। आंसर ए व्यवसायिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? ऑप्शंस हैं डेविड वेसलर, अल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। आंसर है डी, अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था सबसे पहले 1902 में। छात्राएं जो हैं, 22वां क्वेश्चन है, छात्राएं गणित के ऑप्शंस है, गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्वक निष्पादन करती हैं और भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। तो एक तो जो अवधारणा बना रखी गई है इस तरीके से छात्र लड़कियों के बारे में कि वो जो है मैथ को अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकती, उनके अंदर इतनी तर्क शक्ति नहीं होती, और तो ये इसका जवाब है। वो लड़कों की तरह ही अच्छी तरीके से गणित जानती हैं, लड़कों की तरह ही वो अच्छे से कार चला भी सकती हैं। ठीक है, इसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वां क्वेश्चन है, एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान और हाथों से सोचते हैं तो निम्न में से कौन सा स्तर इसमें से माना जाता है? मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर और अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। आंसर है इंद्रिय जनित गामक स्तर। ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 नियमों में आधारित है। उसी का ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चलिए, मानव विकास जो है मात्रात्मक रूप से होता है, गुणात्मक रूप से होता है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। आंसर है मानव का विकास होता है वो जीवन आप मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसमें प्राणी जो मनुष्य का जो विकास होता है वो कई अवस्थाओं से होता है और प्रत्येक अवस्था में जो है जो परिवर्तन जो होता है वो केवल मात्रात्मक रूप से नहीं होता, अपितु जो हम जानते हैं कि गुणात्मक रूप से भी होता है। तो ऑप्शन इसका 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अभिसारी चिंतन, सार्वगिक चिंतन, अहमवादी चिंतन और अपसारी चिंतन। सृजनात्मक विकास से संबंधित, इसका आंसर है 4 नंबर, अपसारी चिंतन। इसमें क्या होता है, बालक जो चिंतन होता है वो अनेक विकल्पों और विचारों को, अपसारी चिंतन होता है कि अनेक विकल्प और विचारों को जो अलग अलग दिशा में फैलाने का अवसर प्रदान करता है, अनेक अलग अलग दिशा में प्रवाहित करता है। और अभिसारी में क्या होता है, बाहर से सब कुछ एक केंद्र में आ जाता है। ठीक है, ये इसके लिए है। और ये अपसारी चिंतन में ये होता है। इससे बच्चे में जो होता है
सृजन का विकास होता है, वो सोचता है और सृजनात्मक जो क्षमता होती है उसकी बेहतर बढ़ती है। ठीक, अगला क्वेश्चन। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल हैं बच्चों का एक कोने पे बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिसमें खेल शामिल नहीं होते और बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। बाल केंद्रित शिक्षा है, बच्चा जब कुछ अपने से करेगा तभी तो वो सीखेगा, तो इसका आंसर है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। वो अपने हाथों से कुछ ना कुछ उटपटांग चीज़ें करेगा, उसी से ही वो सीखेगा, गलतियां करेगा फिर से सीखेगा। ठीक, बच्चों में 27वां क्वेश्चन है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन है संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की और तालमेल बिठाने की। तो एक इसमें जो है इसकी जो शिक्षक की जो भूमिका होती है वो सुगमकर्ता की होती है। शिक्षक जो है वो एक मार्गदर्शक होता है और वो बच्चों में एक ऐसा वातावरण विकसित करता है ताकि वो सब कर सके, वो अपने रचना जो भी करना चाहे वो सब कर सके। ठीक है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो सही जवाब है बच्चों की जो त्रुटियां उन्हें सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। जब वो त्रुटि करेंगे तभी तो वो सीखेंगे, गलती करेंगे सीखेंगे, गलती करेंगे सीखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है और दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर रहे हैं? अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक और अत्यधिक संशुद्धता। तो ये उनके अंदर विकासात्मक त्रुटि है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल माना जाता है? इसे किशोरावस्था को जो है अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। और स्टैनली हॉल ने इसे स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था भी कहा था। है ना। चलिए 30 क्वेश्चंस आज पूरे हो गए हैं। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।